हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th फिजिक्स की सीरीज। ये जो सीरीज रहेगी ये बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, और वो स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, जिनको थोड़ा आता है, और वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़े कंसेप्ट्स आते हैं बट न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, ये उन सब के लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको सारी चीजें जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, और जितने भी लॉस, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स और जितनी भी थ्योरीज है उनको कैसे एग्जाम में लिखना है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे आप उन सारी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करके जिंदगी भर याद रख सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप सारी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करके उनके एप्लीकेशन जानेंगे कि ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा हूं ये कहां कहां अप्लाई होते हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। ठीक है, अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं और मेरा एक अलग ही वे है पूरे यूनिवर्स को देखने का, कॉस्मोस को देखने का, मैटर, एनर्जी और फोर्स के फॉर्म में। और मेरी एक और छोटी सी हॉबी भी है साइंस फिक्शन स्टोरीज, सीरीज, चैनल्स को फॉलो करना, जिसके कारण मेरे लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसे स्टोरीज, साइंस फिक्शन को भी फॉलो करते होंगे, और यदि वो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनके लिए फिजिक्स क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फिजिक्स एक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को, और जितने भी 11 के आपके दोस्त हैं फिजिक्स जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप शेयर करें। मेरी एक 12th की भी सीरीज आएगी फिजिक्स की। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे 11 फिजिक्स का इंट्रो वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बिल्कुल चैनल का नाम आप याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 फिजिक्स चैनल का नाम आप देख सकते हैं, अद्वैत एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फिजिक्स किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर आता है। तो सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, और ये जो हमारा वीडियो में रहेगा ये किस पे बेस्ड रहेगा कि हम जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, हमारे 11-12 जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, और मेन पूरे 11 फिजिक्स का क्या रहेगा, इंट्रो रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, और फिजिक्स को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि किसकी कैटेगरी के अंदर आता है फिजिक्स, आता है हमारा साइंस के अंदर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम हमारा देखते हैं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब साइंस क्या है, हमारा एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, मतलब एक स्टेप करे, फिर एक स्टेप किए, फिर एक स्टेप किए, क्या चीज को समझने के लिए, नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए। अब जो हमारी सीरीज रहेगी मैं उसमें आपको थ्योरेटिकल चीजों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि क्यों, एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने भी बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर को थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे वो सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। फिजिक्स को पढ़ने का सबसे इजी तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, पहले कोई भी कंसेप्ट को आप रीड करें। ठीक है, जैसे ही आप उस कंसेप्ट को रीड कर ले रहे हैं एक बार, फिर उसके बाद वो कंसेप्ट आप खुद से पूछे कि क्या मेरे को ये कंसेप्ट हिंदी में समझ में आ रहा है, क्या जो मैं पढ़ा हूं अपनी बुक में वो मेरे को खुद को हिंदी में समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको खुद को या किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सकता हूं हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है लिख के देखने की वही कंसेप्ट को इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट प्रॉपर लाइंस याद नहीं आएगी, आपको कंसेप्ट याद आएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दो चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीजों के। तो इससे आप क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या होता है कि आप पहले पढ़े उसको, देखेंगे आप खुद को वो चीज हिंदी में समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं, उसके बाद वो चीज को लिख के देखें। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। यदि किसी भी थ्योरी, कंसेप्ट, लॉ का आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं ना, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि आपको याद आता है तो कंसेप्ट आपको अपने आप याद आएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यदि मैं किसी को भी बोलूं उसका डेफिनेशन देने, तो डेफिनेशन देने में उसको 1 सेकंड टाइम लगेगा, मगर एक्सप्रेशन तुरंत लोगों को याद आता है, F = g m1 m2 डिवाइड बाय r²। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद आ गया, मैं सीधा बोल सकता हूं कि एवरी बॉडी इन द, ठीक है, ये दो m1 m2 है तो दो बॉडी तो रहेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो मैं सीधा बोल सकता हूं एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी व्हिच ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। तो आपको यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद आता है तो आपको कोई भी कंसेप्ट आसानी से याद आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट चीज रीड करना है थ्योरेटिकल वे में, सेकंड चीज आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है, तो आपके कंसेप्ट तुरंत आपको दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम किसको डिफाइन कर रहे थे, साइंस को। तो साइंस क्या है, इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच एज डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब जितना डिटेल में हम जा सकते हैं और जितनी डेप्थ में जा सकते हैं, एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक तो नेचुरल लॉ को समझा और सारी चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, उसी को ही आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्ट, मॉडिफाई और कंट्रोल कर सके उन्हीं फिनोमिनास को। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हम इसीलिए तो स्टडी करते हैं कि एक दिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उन चीजों को हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकें। ठीक है, आगे का पॉइंट है, साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग। साइंस का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना, मतलब और खोजना, नई नई चीजों को जानना, एक्सपेरिमेंट करना और प्रिडिक्ट करना कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ये क्या है, प्रॉपर साइंस का हमारा डेफिनेशन। फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है, इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ऑब्वियसली बात है, साइंस की एक ब्रांच है which refers to the study of the physical world। ठीक है, मतलब किसको रिफर करता है ये, हमें फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को, मतलब जो हम अपने आंखों से देखते हैं, फील करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, उसकी स्टडी से ये रिलेट करता है। आई.ई. द स्टडी ऑफ बेसिक्स लॉ ऑफ द नेचर, मतलब बेसिक जो लॉज है हमारी नेचर की, उसकी एक ये क्या है, स्टडी है। ठीक है, एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। मैनिफेस्टेशन का मतलब उसके जो, मतलब वो जिस हिसाब से उसमें रहता है, इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, मतलब अलग अलग नेचुरल फिनोमिना में कैसे कैसे लॉस फॉलो करते हैं, ये उसी का क्या है, मैनिफेस्टेशन है फिजिक्स। ठीक है, जितने भी चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम, यूनिवर्स और फिजिक्स की, मतलब एक यदि हम वो देखें कि कितना उसका रेंज है, तो रेंज कहां से शुरू होता है, एकदम छोटे लेवल से, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब सब एटॉमिक लेवल से क्वांटम फिजिक्स, और दूर तक बड़े लेवल तक जाता है आइंस्टाइन के रिलेटिविटी से, जहां पे हम ब्लैक होल्स और ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं और छोटी छोटी एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। यही क्या है, फिजिक्स की रेंज है, इसी के बीच में पूरा फिजिक्स रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दो लाइन और देखते हैं डेफिनेशन की फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। ठीक है, मैटर मतलब जो भी चीज जिसका क्या होगा, मास होगा, एंड इट्स मोशन। ठीक है, मतलब फिजिक्स क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, एक प्रकार का नेचुरल साइंस है जो क्या करता है, स्टडी करता है मैटर के बारे में, उसके मोशन के बारे में, एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस टाइम। ठीक है, मैटर, उसका मोशन और उसका बिहेवियर किसमें, स्पेस और टाइम में। स्पेस टाइम क्या है, होता है हमारा, स्पेस हमारा होता है 3D। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या रहता है, 3 डायमेंशनल, और टाइम को भी हम क्या लेते हैं, एक डायमेंशनल ही लेते हैं साथ में। तो टोटल हम आज तक हम कितने डायमेंशन जानते हैं, हमारे पास 4 ही डायमेंशन है, 5th डायमेंशन अभी तक किसी को पता नहीं चला है। ठीक है, जिसको भी पता चलेगा उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, और हमारे लिए भी। तो स्पेस और टाइम मिला के क्या होता है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। तो हमारे ये क्या होते हैं, 4 डायमेंशन, इतना ही हम जानते हैं, और इसी में हम क्या करते हैं, मैटर और मोशन की स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं, एंड रिलेट एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, मैटर को हम क्या करते हैं, एनर्जी से रिलेट करते हैं और फोर्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन। इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स बिहेव। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, क्या है हमारा मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एकदम फंडामेंटल डिसिप्लिन है। जितनी भी लॉज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऐसी कोई भी लॉ नहीं है जो वॉयलेट नहीं होती है। हाँ, यदि आप एकदम बड़े लेवल पे चले जाएंगे, एकदम यूनिवर्सल लेवल पे चले जाएंगे, तो हो सकता है कुछ लॉ वॉयलेट्स हो जाए, बट एकदम जो बेसिक्स है, जो हमारे लेवल की चीजें रहेंगी, वहां पे तो कोई भी फिजिक्स की लॉ होगी जो वॉयलेट नहीं करेगी। ठीक है, इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। ऑब्वियसली बात है, मेन गोल क्या है कि कैसे यूनिवर्स बिहेव करता है, वही क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। हम जिस लेवल में फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पे तो कोई भी लॉ वॉयलेट नहीं करेगी, बट अब जाएंगे और आप जैसे फॉलो करेंगे बड़े बड़े चैनल्स, यूट्यूब में आप देखेंगे, साइंस के ऊपर जाके देखेंगे, यूनिवर्स के ऊपर जाके देखेंगे, यूनिवर्स का एक्सपांशन एक्सेलरेट हो रहा है, तो वहां सब जाके क्या होती है, हमारी लॉज हल्की सी फेल होने लगती है, और हमें नहीं पता है शायद, इसलिए ऐसा होता है। बट जो लेवल में हम पढ़ेंगे, 11th लेवल में, 12th लेवल में, वहां पे तो कोई भी लॉज ऐसी नहीं होती जो वॉयलेट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मेन क्या होती है, मेन हमारी 4 फोर्सेस होती है। ये सारी 4 फोर्सेस क्या होती है, फिजिक्स को डिफाइन करने, जब भी हम फिजिक्स के बारे में बताएंगे तो ये 4 चीजों के बारे में बताना क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर की। ठीक है, देखते हैं क्या क्या जी फोर्सेस होती हैं। अब ये फोर्सेस आई कहां से, मतलब ये देखा जाए कि ये फोर्सेस जनरेट कब हुई, तो हम सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कैसे बना था, बिग बैंग हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, हमारा यूनिवर्स का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। ठीक है, बिग बैंग के टाइम।
उस टाइम क्या था, मतलब एक ऑब्वियस ही बात है, बोलते हैं कि एक छोटा सा रीजन था जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों क्या थी, लगभग इक्विवेलेंट थी, मतलब मैटर और एनर्जी में आप फर्क नहीं कर सकते, मास और एनर्जी लगभग सेम ही थी। उस टाइम क्या थी, एक फोर्सेस थी। वही क्या हुआ, कुछ सेकंड्स में ही, मतलब 10 सेकंड के अंदर ही 4 ठोक फोर्सेस बनी हमारी यूनिवर्स। ठीक है, वो 4 फोर्सेस क्या है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। ये जो 4 है ये क्या है, हमारी फंडामेंटल फोर्सेस है। और इन्हीं फोर्सेस में क्या होता है, पूरा यूनिवर्स वर्क करता है। अभी साइंटिस्ट लोग और जब रिसर्च कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि एक और फंडामेंटल फोर्स है, उसका बिहेवियर भी हम देख सकते हैं, उसका इफेक्ट भी हम देख सकते हैं, बट अभी तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि वो क्या है। यदि आपको और जानना चाहें तो आप जान सकते हैं डार्क मैटर के बारे में, जितनी भी ये सब चीजें चल रही है वो क्या है, एक प्रकार की 5th फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में ही है, जिसके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं, बट अभी हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमारा जो पूरा फिजिक्स रहेगा ना वो ये 4 फोर्सेस पे ही बेस्ड है। ठीक है, यदि हम बात करें 11th वालों की, तो 11th वाले ना जनरली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यहाँ इस रीजन में रहते हैं 11th वाले पूरे। ठीक है, और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये हम थोड़ा सा मिला के पढ़ते हैं। बट और जो यदि हम 12th वालों की बात करें तो 12th वाले ना ये पूरा इसमें डील करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, अब हमें पता है कि एक एटम कैसे बना होता है। एटम के बीच में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके बाजू वाली शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, एटम्स के बीच में रहता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एटम, मैं आपको और अभी डायग्राम्स में और अच्छे से दिखाऊंगा। बीच में पॉजिटिव चार्ज और एंड में क्या रहता है, उसका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर, जो एक दूसरे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं, क्वार्क्स से करते हैं, तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखती है, तो वहां पे ये फोर्स लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, जो रेडिएशन बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं एक एटम से, वो क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हम जानते हैं, जिससे हमको अर्थ होल्ड करके रखता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ग्रेविटी के बारे में, जितने सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं, ये सब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। तो हम 11 में क्या करेंगे, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। 11 का फिजिक्स हमारा किस पे बेस्ड रहता है, मास के लिए बेस्ड रहता है। 12th का फिजिक्स हमारा चार्ज बेस्ड रहता है। ठीक है, तो हम जो 11th में है पूरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एकदम अच्छे से। बट 11th में उतना ज्यादा हम नहीं देखते हैं। 12th में हम पूरा, हमारा 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड रहता है पूरा हमारा 12th, क्योंकि वो चार्ज बेस्ड रहता है। और जब हम 12th में ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है, एटम आ जाता है, सेमीकंडक्टर आ जाता है, ये सब 12th में हम पढ़ते हैं। 11th हमारा क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे पूरा बेस्ड रहेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और पूरा 11th हमारा मास के ऊपर पूरा बेस्ड रहेगा, मास के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम आगे बढ़े तो क्या होगी, हमारी ग्रेविटी की हमें मेन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें यहां नहीं पढ़ना है, तो हमारा पूरा इसके ऊपर बेसिस रहेगा। और यही 4 क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस है। 11 का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हम क्या करते हैं, इसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। नेचर क्या है, कौन सी फंडामेंटल लॉज हैं, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेंथ के सीक्वेंस में ही है। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये जो फोर्स होती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में आती है क्या, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहती है। थर्ड फोर्स हमारी आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ग्रेविटी जो रहती है ना वो हमारी 4th नंबर में आती है। मतलब ये जो तीनों फोर्सेस है ये ग्रेविटी से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी हमें दिखती है कि सबको होल्ड करके रखी हुई है, बट नहीं, ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा, 10 to the power 12, 36। यही हम फिजिक्स के 11 के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये तीनों जो फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही सारे एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, लाइट्स के बारे में हम जानते हैं। लाइट्स क्या होती है, हम क्या बोलते हैं, लाइट को फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो जो एक एटम का न्यूक्लियस रहता है और उसके बाजू में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ना इंटरेक्ट करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, छोटे छोटे बर्स्ट देता है ये यहाँ पे प्रोटॉन्स के फॉर्म में।
जो ऐसे ऐसे एक दूसरे से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, यही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, आप मेरे 12th का इंट्रो का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या हुई हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस, हम अभी तक इतना ही जानते हैं, फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग फिफ्थ फोर्स के बारे में वर्क कर रहे हैं, बट ये हमारी फोर्स है जो पूरा यूनिवर्स को गवर्न करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम फिजिक्स को क्लासिफाई करें कि फिजिक्स की क्या क्या कैटेगरी होगी, तो हम जनरली ना उसको 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये जो रहता है फिजिक्स हमारा, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है जो भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फिजिक्स की जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जितना भी चीज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जो पढ़ते हैं वो सब क्या हो जाता है, इसी के अंदर कंसिडर हो जाता है, और वो क्या है हमारा क्लासिकल फिजिक्स। बाकी क्वांटम फिजिक्स की यदि हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स क्या रहता है, एकदम छोटे लेवल पे रहता है, एटम्स के लेवल पे रहता है, सब एटॉमिक लेवल पे रहता है। तो ये एक क्या है, एक कैटेगरी है फिजिक्स की। और रिलेटिविटी के बारे में बात करें तो ये क्या रहता है, बिग थिंग के लिए होता है, जितनी भी बिग चीजें होती है ये उनसे डील करता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही नहीं है, 11 12 के लेवल में तो हम इसको पढ़ते ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, बट फिर भी एकदम डिटेल में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो ये बिग चीजों के लिए रहता है, ये क्या रहता है, स्मॉल चीजों के लिए रहता है। और जितना भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन की लॉ, ग्रेविटेशन की लॉ, मोशन की लॉ, वो सब हमारा किसमें कंसीडर हो जाएगा, हमारा क्लासिकल फिजिक्स में। तो ये क्या होता है, 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जो मैथमेटिक्स होता है वो क्या होता है, मेन बेस होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो बिना मैथ्स के फिजिक्स हमारा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी लॉज बनती हैं वो क्या होती हैं, पहले उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उनका मैथमेटिकल प्रूफ देखा जाता है, और सब लोग उस पर टेस्ट करते हैं उसके मैथमेटिकल प्रूफ में। यदि मैथमेटिकल मॉडल उसका बैठता है सही, तो ही वो लॉ क्या होती है, अप्रूव होती है। तो मैथ्स क्या है, हमारा मेन बेसिक्स है फिजिक्स का। इसलिए मैं आपको बोला, कोई भी लॉ आप समझ रहे हैं तो पहले आप उसका कंसेप्ट समझें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझें, और एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो आपको कंसेप्ट अपने आप याद आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा कंटेंट देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारी रहेगी, तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम, इसको हम और डिटेल में ही देखेंगे इसी वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, इसी में हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जो भी फंडामेंटल चीजें हैं फिजिकल के, फिजिक्स में वो सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में। सेकंड रहेगा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या रहेगा हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे इसमें, मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पे हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, जितनी भी लॉज है मोशन की, 3 लॉ है जो हमारी मोशन की, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। मैं अभी आपको और इसके अंदर के क्या क्या कंटेंट्स है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे 5 चैप्टर्स। उसके बाद 6 चैप्टर हमारा क्या रहेगा, ये सारी क्या रहेगी हमारे सीरीज में जो जो चैप्टर्स आएंगे ये उसका पूरा कंटेंट। ठीक है, 6 चैप्टर हमारा क्या रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में हम देखेंगे 6 चैप्टर में हमारा। 7th चैप्टर क्या रहेगा हमारा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे अपने 7th चैप्टर में। 8th हमारा क्या रहेगा, ग्रेविटेशन रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशन हम 11 में पढ़ते हैं, उसको हम 12th में नहीं पढ़ते। 9 क्या रहेगा हमारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन, यही सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूरा फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स जब फ्लो होते हैं तो उसकी कैसी कंडीशन रहती है, प्रेशर, बोयल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स का हमारा क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, जो चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा 11th चैप्टर क्या आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन और वेव्स, ये दोनों जो चैप्टर होते हैं ये आपका 12th का बेस होता है। यदि आप यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो 12th में आपको क्या होगा, और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो पूरा हमारा 11th का फिजिक्स किस पे बेस्ड रहेगा, पूरा हमारा मास पे बेस्ड रहेगा। हम यहाँ चार्ज लेवल में नहीं पढ़ते, चार्ज लेवल में 12th वाले पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर क्या रहेगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ये क्या है हमारे टॉपिक्स हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये क्या है ऊपर लेवल के टॉपिक्स है। इन एक टॉपिक्स को समझाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को और इनके अंदर 2-2 3-3 टॉपिक्स और डालने पड़े और रहेंगे ही। तो ये क्या है ओवरऑल व्यू है एकदम, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे टॉपिक्स का जिक्र है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, साइंस फिजिक्स सेम डेफिनेशन हम देखेंगे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, स्कोप के बारे में रहेगा कि फिजिक्स का कितना स्कोप रहता है, किस लेवल में रहता है, रिमार्केबल प्रोसेसेस इन फिजिक्स, ये सब क्या रहेंगे हमारे टॉपिक रहेंगे। रिलेशन अमंग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब क्या है फर्स्ट चैप्टर क्या रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आता है, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए और बोर्ड लेवल में तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, और हमारी सीरीज बोर्ड लेवल पे रहेगी तो आपके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग रहेगी। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो आपको मैंने अभी बता दिया है 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है, उसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कितना वेरी करता है, मतलब एक दूसरे से फोर्स में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल मैग्नीट्यूड में, नेचुरल फिजिकल लॉ। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या रहेगा हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स जैसे हम देखते हैं किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जैसे वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर स्क्वायर मेजर करते हैं, तो वो यूनिट्स के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। नीड फॉर मेजरमेंट, क्या नीड होती है मेजरमेंट की। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम कैसे हम मेजर करते हैं, और अलग अलग टाइम्स के बारे में इस चैप्टर में पूरा हमें ये मिलता है कि जैसे लाइट को आने में कितना टाइम लगता है सन से यहाँ तक, तो वो हर चीजों के बारे में जिक्र किया कि कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं सन से यहाँ तक लाइट में आने के लिए। इसका मतलब आप जब भी सन को देखेंगे तो आप उसको 8 मिनट 20 सेकंड क्या देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं। और स्पेस में आप कोई भी चीज को देखें तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास्ट में ना देखें, मून से भी लाइट आने में एटलीस्ट 1 सेकंड लगता है, तो आप 1 सेकंड पुराने मून को देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसी का एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि लाइट आने में कितना टाइम लगती है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में देखेंगे कि हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो कितना एक्यूरेटली मेजर करते हैं, यदि नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, एरर्स के बारे में, यही सब चीजों को पढ़ेंगे। ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहते हैं, पॉइंट के पहले के कितने नंबर रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके बाद जो पॉइंट का एक नंबर हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं 3 डायमेंशन होते हैं, मास, लेंथ और टाइम, और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बट ये क्या होते हैं 3 बेसिक्स होते हैं जो हर चीज में हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। और यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल चीजों को बनाएंगे ना और आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप उसका यूनिट बैलेंस करके देखेंगे ना, और जैसे आपको चाहिए आंसर वेलोसिटी और आपका आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में ना, आपका यूनिट बैलेंस भी सही हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में आप आंसर लिखेंगे और उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे कि वो क्या है, मीटर है, तो आपके नंबर क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा, 2 ठोक वो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या था, ये जो था ये क्या था हमारा, ये पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड, और मेजरमेंट क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट रहता है यदि हम ऐसे देखें तो। और ये फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं, तो मैंने ऐसा बनाया है कि आपको यूनिट्स के बारे में भी पता चलते रहे कि किस यूनिट में क्या है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा सेकंड यूनिट क्या आता है, 2 चैप्टर्स में हमारे क्या हो गए, अभी तक कवर हो गए। नेक्स्ट यूनिट क्या आता है हमारा, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स को यदि हम देखें तो काइनेमेटिक्स क्या होती है, स्टडी होती है मोशन की, जब हम उसका कॉज कंसीडर नहीं करते, हम बस देखते हैं मोशन क्या हो रहा है, उसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एनालिसिस करते हैं, बट हम उसके कॉज को नहीं देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा जिसके कारण ये चलना शुरू हुआ होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। यदि हम मोशन के कॉज को भी देखेंगे तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, डायनामिक्स बोलने लग जाते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 2 चैप्टर्स रहेंगे हमारे। ठीक है, चैप्टर 3 क्या रहेगा हमारा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे। रेस्ट, मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये तो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रहता है हमारा, कि कैसे ग्राफ में वो 2 एक्सिस में एक चीजें वेरी करेगी, लीनियरली वेरी करेगा, कर्व के फॉर्म में वेरी करेगा, ये सब क्या है इसके अंदर के पूरे टॉपिक्स है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज रहता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में,
बट कुछ 11 के स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊंगा पूरे हाई लेवल तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का कैसा ग्राफ रहता है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशंस एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ये सब चीजों को क्या करेंगे हम, इन्हीं टॉपिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दो चीजें मूव कर रही हैं तो दोनों की हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, और जितनी भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं सब एक प्रकार से क्या होती है, रिलेटिव ही होती है। यदि हम खड़े हैं और किसी चीज को चलते हुए देख रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वो मेरे रिस्पेक्ट में, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं अपने रिस्पेक्ट में उस चीज को देख रहा हूं। तो हर जितनी भी वेलोसिटी निकालते हैं, अर्थ को हम रेफरेंस मानते हैं, तो सारी वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार की रिलेटिव ही है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 4 क्या रहेगा, मोशन इन अ प्लेन। ये क्या रहेगा, एक प्रकार का 1D रहेगा। इसमें क्या होगा, 2D में हम पढ़ेंगे चीजों को। तो स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर क्या रहेगा, मैक्सिमम वेक्टर्स पे बेस्ड रहेगा, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वेक्टर्स आपको हमेशा भविष्य में काम आएगा, आप जितनी भी हाई लेवल पढ़ाई करेंगे। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी चीज होती है जो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है, और जितनी भी चीजें होंगी, फोर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, सब वेक्टर्स होती है, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर्स होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन, ये सब चीजें क्या करेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, यदि मैं किसी चीज को थ्रो करूं तो वो क्या होती है, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये ऐसे प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमारा रोटेशनली मोशन, कि कोई चीज रोटेट हो रही है तो वो क्या होगा। ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये क्या रहेगा हमारा सेकेंड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट क्या रहेगा हमारा, लॉज ऑफ मोशन, और यही क्या रहेगा हमारा चैप्टर 5 रहेगा। यही यूनिट का भी नेम रहेगा। इस यूनिट में एक ही चैप्टर रहता है, लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है, कुछ नहीं, एक प्रकार का पुश और पुल, ठीक है। एरिस्टोटल, पेल्सी एंड गैलीलियो गैलीलाइज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इन लोग दोनों के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे फर्स्ट किसने दी थी, गैलीलियो ने दी थी, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ क्या होती है, एक प्रकार की लॉ ऑफ इनर्शिया, ये वो कि जो चीज रेस्ट में रहेगी, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। सेकंड लॉ क्या बोलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन देती है वो, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होती है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है हमेशा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन, डायनामिक्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ये सब क्या होगा हमारा, एक प्रकार से क्या होगा, ये वाला चैप्टर क्या होगा, जैसे हमने पहले काइनेमेटिक्स देखा, ये एक प्रकार का चैप्टर कैसा रहेगा, डायनामिक्स के लिए रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा हमारा चैप्टर 5 रहेगा। फिर चैप्टर 6 हमारा क्या रहेगा, वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्क के बारे में देखेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल होता है, फिजिक्स क्या एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, ठीक है। 11th फिजिक्स बल्कि बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इमेजिनेबल है, आप सोच सकते हैं पूरी चीजों को। एक प्रकार से यदि आप 12th का फिजिक्स देखेंगे तो आपको सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इमेजिन करने में, बट 11th का फिजिक्स क्या रहता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में देखेंगे हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, जो एक्शन मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि वो कैसा पाथ लग रहा है उसमें। नॉन कंजर्वेटिव क्या होती है, डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जीज के बारे में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में देखेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में देखेंगे, क्या होती है mgh हमारी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड कोलिजन के बारे में देखेंगे। कोलिजन मतलब क्या होता है, जब जो चीजें एक दूसरे को, जैसे हम किसी को ठोक देते हैं या ठुक जाती है तो क्या होता है, वो एक प्रकार का
इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 7 चैप्टर क्या आएगा हमारा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये क्या है, अपना एक खुद का यूनिट भी है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी बॉडी जिसमें कितनी भी मैं फोर्स लगा दूं वो डिफॉर्म ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास के बारे में देखेंगे कि किसी सारी एक बॉडी का, जैसे पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड का एक सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, मान के चलिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यदि मैं रखूंगा तो ये पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा एकदम। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका पूरा क्या रहेगा, मास कंसंट्रेटेड रहेगा। ऑब्वियसली बात है, वो पॉइंट कहीं बीच में आएगा, मैं आपको दिखाने के लिए इधर बना दिया हूँ। तो यही क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे। ये सब क्या है, टॉपिक्स है हमारे पूरे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, कैसे एक बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और उसके बाद भी वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखेंगे। इनर्शिया नॉर्मल चीजों के लिए क्या होती है, कोई चीज यदि स्टेशनरी है, रखी हुई है, तो वो हमेशा रखी रहेगी, या मोशन में है तो वो चलते ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो अपना चेंज नहीं करेगी। जैसे गाड़ी चलते रहेगी तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगती है, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग, फ्रिक्शन, इस कारण रुक जाती है। यदि कोई भी रेजिस्टेंस ना हो तो वो चलते ही रहेगी। तो ये क्या होता है, सीधा चलने वाली, ट्रांसलेशन वाली चीजों पे होता है। अब जो चीज घूम रही है उसमें भी तो इनर्शिया रहेगी, तो किसी की बॉडी का जो टेंडेंसी है रोटेट करने की, उसको जो अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस के बारे में हम देखेंगे। ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेट होता है और उसी को कैलकुलेट करने के लिए रहता है। ठीक है, एंड रोलिंग मोशंस के बारे में देखेंगे। रोलिंग मोशन क्या होता है, दो प्रकार के मोशन का सम होता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन का क्या होता है, सम होता है रोलिंग मोशन, मतलब वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे हमारे 7 चैप्टर में। फिर उसके बाद 8 चैप्टर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है ये और मेरा फेवरेट। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में कि कैसे प्लैनेट मोशन करता है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि पहले लोगों का क्या व्यू था कि अर्थ है सेंटर का यूनिवर्स, बाकी सारी चीजें इसके चारों ओर घूमती है। फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, सन के चारों ओर सारी चीजें घूमती हैं। ठीक है, ये वहां पे वही बस इसका इंट्रो है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, केपलर की 3 लॉ प्लैनेट के मोशंस की, किसी स्टार के अराउंड कि वो कैसे मोशन करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में करते हैं, कैसा उनका एक्सेलरेशन होता है, उस चीज के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती है हमारी, F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। और हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, उसी चीजों के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में देखेंगे कि जो हम उसमें कांस्टेंट लेते हैं G, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इन चीजों के बारे में देखेंगे। जो हम स्मॉल g लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, वो कैसे डिनोट होता है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन देखेंगे इसका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, किसी चीज को इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आना बिना एक्सेलरेशन के क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल हम पढ़ते हैं उसी के समान रहता है। एस्केप स्पीड देखेंगे कि किस स्पीड से किसी चीज को हम ऊपर थ्रो करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल के बाहर निकल जाएगी। अर्थ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ मतलब हम पूरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोस्टेशनरी एंड पोलार सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और पोलार सैटेलाइट्स के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पूरा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला यूनिट क्या आता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये क्या होगा, यहाँ पे हम पूरा मैटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसा मैटर होता है, सॉलिड, ठीक है, फ्लूइड, फिर उसके बाद उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर में यही रहेगा। तो यूनिट का नाम क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें हम क्या देखेंगे, चैप्टर 9 हमारा क्या रहेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इलास्टिक बॉडी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी कैसी होती है हम देखेंगे, प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिसिटी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जिसको भी हम फोर्स लगाएं
और फोर्स रिमूव करें या स्ट्रेस लगाएं तो वो अपना शेप रिगेन कर ले। प्लास्टिक बॉडी क्या करेगी, अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। और इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम देखेंगे, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म बॉडी। ये सारे टॉपिक्स क्या करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। 10 चैप्टर क्या आएगा हमारा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने लग जाएंगे, पूरा फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। यहाँ टॉपिक्स क्या होंगे, थ्रस्ट, प्रेशर, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलती है कि कोई भी चीज यदि पानी में डूबी हुई है तो उसके पूरे सरफेस में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। प्रेशर लॉ ऑफ बोयेंसी, जो एक पानी में जब हम तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने वजन जितना पानी को डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए पानी हमें क्या देता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोयेंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वही बोयेंसी से रिलेटेड है, वो जो उसका रहता है सरफेस टेंशन, जो पानी अपने सरफेस में एक टेंशन की फोर्स बनाता है, ठीक है। सरफेस एनर्जी के बारे में देखेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है, छोटे से एकदम पतला यदि मैं पाइप लूं जिसका डायमीटर 12 mm से भी कम हो और उसको मैं डिप करूं पानी में तो क्या होगा, वाटर राइज और फॉल होता है, तो वो लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो यही सब चीजें क्या करेंगे हम कैपिलरिटी में देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम फ्लो पे डिपेंड करता है, प्रेशर, उसके वेलोसिटी पे और उसके पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, उस पर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ। ये सब क्या होंगे हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हम पढ़ेंगे किसमें, हमारे चैप्टर 10 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ही हमारा चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टेम्परेचर के ऊपर पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि कैसे थर्मल और टेम्परेचर और हीट के साथ मैटर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। टेम्परेचर, हीट, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन, कैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कैसे बोलते हैं, केल्विन। जैसे हम कोई भी टेम्परेचर रीड करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम क्या बोलते हैं, डिग्री टर्म लगाते हैं हर चीज में। क्यों, जहां पे भी हम डिग्री टर्म लगाए इसका मतलब क्या होता है, वो जो स्केल है वो अपना रेफरेंस पॉइंट लेता है। मतलब सेल्सियस का जो टेम्परेचर, मतलब सेल्सियस का जो स्केल रहता है, फ़ारेनहाइट का स्केल रहता है, उसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मानता है, वैसा टेम्परेचर स्केल होता है। मगर जो केल्विन स्केल होता है उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। और कभी भी हम केल्विन में टेम्परेचर को रीड करेंगे तो हम कभी भी डिग्री केल्विन नहीं बोलते, सिर्फ केल्विन बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एब्सोल्यूट स्केल होता है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। यदि किसी चीज को मैं गर्म करता हूं, स्टील के रॉड्स को मैं गर्म करता हूं हर तरफ से फिक्स होके, तो वो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। तभी रेलवे पटरी के बीच में क्या होता है, हम गैप छोड़ते हैं, क्योंकि वो रेलवे पटरी क्या होती है, रेलवे व्हील्स, मतलब जो पटरियां होती है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है हीट होने के कारण। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे थर्मल स्ट्रेसेस होती हैं। हीट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे कि किसी का भी टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, ठीक है। कैलोरीमीटर, ठीक है, एक प्रकार का हीट मेजर करने के लिए रहता है। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं वाटर के, सॉलिड लिक्विड और वेपर, तीनों फॉर्म उसके क्या रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट में। लेटेंट हीट के बारे में देखेंगे। लेटेंट हीट क्या होती है, हमारी फेस चेंज करने वाली हीट होती है, कि किसी को मैं ऐसी हीट दूं कि उसका टेम्परेचर भी ना बढ़े और फेस चेंज हो जाए। और फेस चेंज के टाइम में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यदि हम पानी को मैं उबाल रहा हूं, ठीक है, और पानी अपने ऐसे पॉइंट में आ गया जब वो सीधा वेपर बनने वाला है, तो भले आप उसमें हीट देते जाएं मगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उस पॉइंट में जब वो वेपर बन रहा होगा। तो फेस चेंज के टाइम में अलग प्रकार की हीट यूज होती है, तो उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट ट्रांसफर के बारे में देखेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा चैप्टर 12 क्या रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में कि हम किसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम मानते हैं, क्या हमारा सराउंडिंग होता है और दोनों को सेपरेट करने वाली क्या हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको कोई भी एक मैकेनिकल इंजीनियर बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि ये उसी के फील्ड का सब्जेक्ट है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी दो चीज का टेम्परेचर सेम होगा और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तीन चीजें, टेम्परेचर, मैकेनिकल और केमिकल, ये तीनों चीजें, कोई फोर्सेस भी नहीं होंगी, मतलब वो एकदम मस्त आराम से रखा होगा, ना उसका टेम्परेचर अलग होगा, ना उसमें कोई फोर्स लग रही होगी, ना उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, वो होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बस टेम्परेचर सेम होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? मैथ्स की एक पैरेलल लाइन वाली लॉज के प्रकार ही होती है कि दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल है, तो पहली और तीसरी लाइन एक दूसरे से क्या होगी? पैरेलल होगी। सेम यही चीज टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रहती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में देखेंगे, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एज एनर्जी बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होती है? एक प्रकार की लॉ कंजर्वेशन ही होती है एनर्जी की, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और थर्मोडायनेमिक सेंस में उसको हम कैसे लिखते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स की कैसे हम इक्वेशंस यूज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी एक स्टेट को बताते हैं। इन सब चीजों को हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, ठीक है। हीट इंजन्स के बारे में देखेंगे। सेकेंड लॉ, हीट इंजन्स का एक प्रकार का बेसिक्स क्या है? जो हमारे गाड़ी के इंजन्स होते हैं, एक प्रकार के क्या है? वो हीट इंजन्स है। रेफ्रिजरेटर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स कैसे वर्क करते हैं? जैसे हमारे घर में एसी भी लगा रहता है, रेफ्रिजरेटर भी रहता है, वो सब क्या रहते हैं? एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीट पंप। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम देखेंगे और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कार्नोट इंजन, जो एक आइडियल इंजन होता है किसी भी साइकिल का, या हमारी जो गाड़ी के इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसी पे पूरा क्या रहता है? बेस्ड रहता है। तो ये चीज हम क्या पढ़ेंगे? पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 13 हमारा क्या रहेगा? बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे हम, कि गैसेस को हम कैसे रिलेट करते हैं, क्या उसकी इक्वेशंस होती है और कैसे यूज होती है। ये सब चीज क्या होता है? बेसिक्स होता है हर एक चीज का। जब भी आप हाई लेवल पढ़ाई करने जाएंगे ये सारी चीजें आपको क्या होगी? काम आएगी। चैप्टर 13 क्या रहेगा हमारा? काइनेटिक थ्योरी। और इसमें हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लॉ ऑफ एन आइडियल गैस, कौन सी लॉ होती है? पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है कि एनआरटी होता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, क्या एज्यूम करती काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने जगह मूव कर सकते हैं, वो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है। लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस की स्पेसिफिक हीट्स कैसे होती है, हीट कैपेसिटी कैसे होती है। मीन फ्री पाथ, दो मॉलिक्यूल्स के, गैसेस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। और ब्रोमेनियन मोशन के बारे में देखेंगे, एक प्रकार का क्या होता है? ये जिगजैग मोशन, कैसा भी मोशन होता है, मतलब आप इसके थ्रू किसी भी जिगजैग मोशन को आप क्या दे सकते हैं? एक प्रकार का पैटर्न दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आप चैप्टर 13 में, ठीक है। और लास्ट यूनिट क्या रहेगा हमारा? ऑसिलेशन और वेव्स। यहां पे हम फर्स्ट क्या देखेंगे? ऑसिलेशन मोशंस के बारे में देखेंगे। थ्रू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशंस, एक ही जगह में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन मोशन बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम पूरी टर्मिनोलॉजी, एक्सप्रेशंस और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वेव भी क्या होती है? एक प्रकार का ऑसिलेशन ही है, ठीक है। तो उस चीजों के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, एसएचएम के बारे में देखेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि पेंडुलम जैसा मोशन, कहीं पे भी टू एंड फ्रो मोशन आया तो हम वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये इसका भी पढ़ना बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए, आगे यदि हमें भविष्य में और भी चीजें पढ़नी है तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम की कैसा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सम सिस्टम एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, कौन कैसे कैसे सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं? पेंडुलम और स्प्रिंग होते हैं, दो प्रकार के सिस्टम मैं आपको बता सकता हूं। अंडर डैम्ड,
डैम्ड, मतलब किसी का भी वाइब्रेशन होता है उसको हम कैसे डैम्ड करते हैं, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे कि अंडर डैम्ड क्या होता है, बेसिक पढ़ेंगे, एकदम ज्यादा हाई लेवल में हम यहाँ नहीं पढ़ते। अंडर डैम्ड, डैम्ड, ऑसिलेशंस के बारे में देखेंगे, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में देखेंगे, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, और रेजोनेंस के बारे में देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। किसी की भी फ्रीक्वेंसी यदि उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, जो भी उसमें फोर्स इंड्यूस हो रही है, तो रेजोनेंस हो जाता है और वो चीजें तुरंत उठ जाएगी, तुरंत डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर 15 क्या रहेगा हमारा, वेव्स रहेगा। यहाँ पे हम वेव्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वेव्स एंड देयर सुपरपोजिशन। ठीक है, जब हम बहुत सारी वेव एक दूसरे पे ओवरलैप करती है तो क्या होता है, कैसे प्रकार की वेव्स होती है, 3 प्रकार की वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैटर वेव्स। वो तीनों चीजें क्या होती है, उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 12th में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट मेन चीज 12th में रहता है उसका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव मोशन, कैसा वेव मोशन करती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव्स कैसे मूव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे मूव करती है, सिंपल हम देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव्स, एक वेव की स्पीड क्या होती है, ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव्स आ जाती तो हम कैसे वो करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव्स, कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं वेव, स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मूड्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम मतलब आप देख सकते हैं जो बहुत सारे जो वो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट का मेरे को नेम याद नहीं आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े ऑर्गन पाइप्स लगे रहते हैं जिससे म्यूजिक आते हैं, तो उसमें हवा भरे रहती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एयर कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, बीट्स के बारे में हम देखेंगे, बीट्स क्या होती है, और डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं हम क्या पढ़ेंगे, अपने 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। और एक प्रकार की हम यदि टाइमलाइन देखें कि हम कैसे शुरू करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ना, आपको स्कूल में फिजिकल वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें या स्टार्टिंग के चैप्टर्स के बारे में आपको मिल रही होगी इंफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच से शुरू करेंगे और बीच का पढ़ेंगे, फिर स्टार्टिंग वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो हम शुरू जो करेंगे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से शुरू करेंगे। तो आप क्लास में या जो भी लेवल में पढ़ रहे हैं वहां पे आपका स्टार्टिंग का हो जाएगा, और बीच वाले हिस्से से क्या हो जाएगा, हमारा शुरू हो जाएगा क्या, फिजिक्स का। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी चीजों की जरूरत ना पड़े, या कुछ भी आपको कॉन्ट्रेडिक्ट ना होगी, मैं पहले चैप्टर में ये चीज नहीं पढ़ाऊं तो मेरे को ये चीज कैसे समझ में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी। ये सब चीजों से हम शुरू करेंगे क्या, हमारे 11th फिजिक्स को, और इसके बाद फिर बाकी के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये सब टॉपिक्स क्या है, मेरे एकदम बेस्ट है, और ये टॉपिक्स को हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फिजिकल जो वर्ल्ड है, पहला जो चैप्टर है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता शुरुआत करने में, बट ये सब चीज से हम शुरुआत करेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा, और वो चीजें जो इजी हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।